सालम सिंह जब जवान हुआ तो उसे उसके बाप की छोड़ी हुई जगह पर रियासत का दीवान मुकर्रर कर दिया गया। कन्याकुमारी ने सरसराती हुई आवाज़ में कहना शुरू किया। दीवान सालम सिंह बहुत नरम गुफ्तार था। उसका शरीर भी औरतों की तरह नरम और नाजुक था। वो जीन था। ये अमन और शांति का धर्म है। किसी जीरू को दुख पहुंचाना इस धर्म में बहुत बड़ा पाप समझा जाता है। जानवरों तक से नरमी और रहम का सलूक जीन धर्म की तालीमात का एक ख़ास पहलू है। इस तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि रात को शम्मा न जलाई जाए ताकि कोई परवाना उसमें जलकर अपनी जान न दे दी। लेकिन सालम सिंह को धर्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने आप को इसके असूलों का पाबंद नहीं समझता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा होने लगीं। रियासत का दीवान यानी वज़ीर आज़म होने के नाते उसे बहुत से इख्तियारात हासिल थे और इख्तियारात से फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने इक़्तिदार को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसने बहुत जल्द राजा मोल राज को भी दस्तोपा कर दिया और रियासत के स्याहू सफ़ेद का मालिक बन गया। सालिम सिंह इंसान से भेड़िया बन गया। वो बहुत जालिम आदमी था। उसने रियाया को भी अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उसने शायद रियासत को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। राजा मूल राज उसकी शक्ति के सामने मफलूज होकर रह गया था। वो बेबसी से ये सब कुछ देखता रहा। उसे अपनी जान का भी खौफ था। उसे यकीन था कि सालम सिंह उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सालम सिंह के मुजालिम बढ़ते जा रहे थे। ताजरों पर तो उसने मुजालिम की इंतहा कर दी। वो खौफजदा होकर रातों को अंधेरे में शहर से भागने लगे। मगर सालिम सिंह के हर कार्य हर तरफ फैले हुए थे। जान बचाकर भागने की कोशिश करने वाले बेशुमार लोग इनके हाथों मारे गए। वो खामोश हो गई। मैं भी खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपनी जगह से उठकर बालकोनी के करीब जा खड़ी हुई। मैं अब भी खामोश था। बिलाखिर उसने खुद ही कहना शुरू किया, राजा मोल राज घुट घुट कर मर गया। उसके बेटे गंज सिंह ने राजगद्दी संभाल ली। उसने मौका पाते ही पहली फुर्सत में बड़ी होशियारी से सालिम सिंह को कत्ल करवा दिया। इस तरह जैसलमेर के लोगों को दीवान सालिम सिंह के जुल्म और सितम से निजात मिल गई। मगर तुम ये सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने बेख्तियार होकर फिर अपना वही सवाल दोहराया। कन्याकुमारी ने तेजी से पलट कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और इसकी पलकों को अब भी जुम्बश नहीं हुई थी। मैं सालिम सिंह की कनीज हूँ। उसके होंठों से सरसराती हुई सी आवाज़ निकली, अब चले जाओ। उसके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेंगे। जाओ, चले जाओ। मैं कुछ कहने की बजाय उसकी तरफ देखता रहा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान उसने एक मरतबा भी पलकें नहीं झपकी थीं। एक अनजाने ख्याल से मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें फैलने लगीं। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी और मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। मेरा जहन तारीकी में डूबने लगा। फिर मेरे अंदर खड़े रहने की सकत भी न रही और मैं इसी जगह बैठता चला गया। वो आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा था, महावीर महावीर कहाँ हो तुम? दूर से आती हुई ये शेरी और मुतरन्नम आवाज़ कानों में रस घोलती हुई महसूस हो रही थी। मैंने आंखें खोल दी। मैं बालकोनी से चंद गज दूर सीढ़ियों के करीब एक सुतून से टेक लगाए इस तरह बैठा हुआ था कि मेरी टांगें सामने को फैली हुई थी। वो आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस मरतबा मैंने पहचान लिया वो दुर्गा की आवाज़ थी जो हवेली के निचले हिस्से में किसी जगह से मुझे फटकार रही थी। मैंने उठने की कोशिश की। मेरी टांगें कांप रही थीं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में कुछ दिक्कत लग रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। रहदरी सुनसान पड़ी थी। वहाँ किसी जीरू का वजूद नहीं था। उसके कदमों के निशान तक नजर नहीं आ रहे थे। वो कहाँ गई? क्या वो हकीकत थी या मैंने जागते हुए कोई ख्वाब देखा था? ये वक्त मुझे पीछे ले गया था, कहीं बहुत दूर माजी में। मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया था। शायद हमारे दिमाग में कुछ ऐसे खुलिये मौजूद हैं जो गुजरे वाक़यात की ज़हनी तस्वीर भी उतार सकते हैं। शायद जो कुछ गुजरता है मरता नहीं है। हमारे आसपास धुंधले धुंधले नकूश की सूरत में ख्वाब जैसी सलीफ हालत में मौजूद रहता है। शायद किसी बहुत हसास दिमाग का एंटीना टीवी की लहरों की तरह इन्हें गिरफ्त में लेकर दिमाग की स्क्रीन पर ला सकता है। दुर्गा की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वो मुझे अपने आस पास ना पाकर परेशान हो रही थी। मैंने अपनी आवाज़ मुजतमा की और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आ गया। मुझे हैरत का एक और धचका लगा। जब मैं हवेली में दाखिल हुआ था तो रहदरियाँ तारीक और सुनसान थी और जब ऊपर से बालकोनी से झांक कर देखा था तो इस वक्त भी हवेली के दरवाजे के सामने 2-3 आदमी दिखाई दिए थे और सामने वाली गली सुनसान पड़ी थी। लेकिन इस वक्त हवेली में बहुत से सयाह मौजूद थे। रहदरियाँ बिल्कुल तारीक नहीं थी। ताहम मुल्कजा सा अंधेरा था, लेकिन दूर से किसी को देखकर शनाख्त किया जा सकता था। दुर्गा मुझे नजर आ गई। वो परेशानी से मुझे तलाश करती हुई इधर उधर घूम रही थी और फिर इसने भी मुझे देख लिया और तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आ गई। अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम महावीर? इसने मेरा बाजू पकड़ लिया। ऊपर चला गया था। मैंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मैं तो परेशान हो गई थी। दुर्गा बोली,
आओ आप वापस चलें, अब इतना वक़्त नहीं है कि कोई और हवेली देख सकें, कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। हवेली में मौजूद सैयाह भी वापस जा रहे हैं। मैं दुर्गा के साथ बाहर की तरफ चल पड़ा। इसने अब भी मेरा एक हाथ पकड़ रखा था और बाज़ लोग मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देख रहे थे। हवेली के बाहर आकर मैं रुक गया और गर्दन उठाकर ऊपर बालकोनी की तरफ देखने लगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? दुर्गा ने पूछा। मेरे साथ एक अजीब सी बात हुई है, मैंने जवाब दिया। मैं उसे कन्याकुमारी के बारे में बताते हुए झिझक रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ाएगी। क्या? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं चंद लम्हे खामोश खड़ा ऊपर बालकोनी की तरफ देखता रहा और फिर झिझकते हुए इस पुरस्कार वाक्य के बारे में बताने लगा जिसने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। दुर्गा ने हल्का सा कहका लगाया और फिर अपने हाथ की पुष्टि से मेरी पेशानी को छूते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना महावीर? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उसका हाथ हटाकर इधर उधर देखा। बाज़ लोग अजीब सी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे थे। वो शायद मेरा वहमा था, ये मैंने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा था। वो ना तो तुम्हारा वहमा था, ना तुमने जागते कोई ख्वाब देखा था। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। इस इलाके में खूबसूरत गाइड लड़कियां घूमती रहती हैं जो सयाहों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ड्रामे करती हैं। वो भी कोई गाइड लड़की होगी जो तुम्हें बेवकूफ़ बना गई, लेकिन वो गायब कहाँ हो गई? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुमने कहा है ना कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी और तुम्हारा जहन तारीकी में डूबता चला गया और तुम वहीं बैठ गए थे और फिर तुम्हारी आंख मेरी आवाज़ से खुली थी। दुर्गा ने कहा। हाँ ये दुरुस्त है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो लड़की यकीनन हिप्नोटाइज़म जानती होगी। दुर्गा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। उसने तुम्हें हिप्नोटाइज़ कर दिया? ज़रा अपनी जेबें टटोल कर देखो, वो तुम्हें कोई चपत तो नहीं लगा गई? मैं चलना में दुर्गा को घूरता रहा। वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसके दोबारा कहने पर जब मैंने अपनी जेबों को टटोला तो मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो पूरी स्टार लड़की कन्याकुमारी वाकई मुझे चप्पल लगा गई थी। मेरी जेबें खाली थीं। गुंजानाबादी वाली तंग सी गलियों से गुजर कर हम उस कुशादा गली में आ गए जहाँ हमारी कार खड़ी थी। दुर्गा ने दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया। कार गलियों से निकलकर एक बार रौनक सड़क पर आ गई। शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था और बाजार में बरकी कुमकुमों की रंग बरंग रोशनी जगमगा रही थी। मैं अपनी सीट पर खामोश बैठा, कभी सामने और कभी खिड़की से बाहर देखने लगा। क्या हुआ महावीर? दुर्गा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम यकायक खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। समझ गई। दुर्गा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने इस वाक़े का ज़रूरत से ज़्यादा ही असर ले लिया है। अरे भूल जाओ इस बात को। बड़े शहरों में इस किस्म के वाक़यात रोनुमा होते ही रहते हैं, बस ज़रा होशियार रहने की ज़रूरत है। इस लड़की ने किस खूबसूरती से मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कहा। उसने कितनी शानदार कहानी गढ़ी थी। मैं तो इसकी बातों के शहर में खोकर माजी में पहुंच गया था और ये महसूस करने लगा था जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगर वो इतनी शानदार कहानी न गढ़ती तो तुम उसके जाल में कैसे फंसते? दुर्गा ने कहा। वो पलक झपके बगैर मुसलसल तुम्हारी तरफ देखती रही थी, जिसका मतलब था कि वो बातों के दौरान तुम्हें ट्रांस में लेने की कोशिश कर रही थी और बिलाखिर इसमें कामयाब हो गई। हाँ शायद ऐसा ही हुआ था, लेकिन अरे भूल जाओ सब कुछ। दुर्गा ने हाथ स्टीयरिंग से उठाकर मेरी रान पर मारा। बस आइंदा ज़रा मुहतात रहना। मैं उछल पड़ा। मुझे दुर्गा से इस बेतकल्फ़ी की तवक्को नहीं थी। उसने हाथ हटाकर दोबारा स्टीयरिंग पर रख लिया। अगले चौक पर हमारी गाड़ी ट्रैफिक जैम में फंस गई। गाड़ियों के हॉर्नों की आवाज़ से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तंग सा बाजार था और उस ट्रैफिक में मिनी ट्रक भी नज़र आ रहे थे, कारें भी, ऊँट गाड़ियाँ और गधा गाड़ियों के अलावा ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शे भी नज़र आ रहे थे। पता चला कि आगे चौक पर एक बड़ा माल बरदार ट्रक फुटपाथ से टकराकर उलट गया था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। सड़क के फुटपाथ दुकानदारों ने अपना सामान फैलाकर घेर रखे थे, जिससे ट्रैफिक में मजीद रुकावट पैदा हो रही थी। दुर्गा ने अपनी कार बड़ी मुश्किल से हुजूम से निकालकर एक तंग सी गली में मोड़ दी। बाज़ छोटी गाड़ियां और ऑटो रिक्शे इस गली से भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। अजीब सी हड़बोंग मची हुई थी। जिसको जिस तरफ रास्ता नजर आता उस तरफ अपनी गाड़ी घुसाए लिए जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद कई तंग गलियों के चक्कर काट कर बिलाखिर हम एक और बाजार में निकल आए और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने के बाद मेन बाजार में आ गए। दुर्गा इधर उधर देख रही थी और बिलाखिर उसने एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने कार रोक कर इंजन बंद कर दिया और अपनी तरफ का शीशा चढ़ाने लगी। मैंने भी अपनी तरफ की खिड़की का शीशा चढ़ा दिया और दरवाजे खोलकर नीचे उतराया। शॉपिंग सेंटर बहुत बड़ा था। सैकड़ों दुकानें थीं जहां हर किस्म का माल भरा हुआ था। दुर्गा ने एक हाथ कंधे पर लटके हुए पर्स पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से मेरा हाथ थाम कर वो बड़ी शान से शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुई। श्रीनगर में मैंने कुछ बड़ी दुकानें देखी थी, लेकिन इस किस्म का इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर वहाँ नहीं था। मैं अंदर दाखिल होकर हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा।
रोशनियों से जगमगाती दुकानों में ग्राहकों की भरमार थी और ग्राहकों में ज़्यादा तादाद औरतों की थी। बेशतर औरतें साड़ियों में मलबूस थीं। बहुत सी औरतें राजस्थानी लिबास में भी नजर आ रही थीं। बाज़ औरतों के साथ मर्द भी थे, लेकिन वो सब उल्लू के पट्टे लग रहे थे। किसी ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और कोई सामान उठाए बेगम के पीछे पीछे चल रहा था। दुर्गा मुझे लेकर गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान में दाखिल हो गई। यहाँ ख़वातीन के मलबूसात भी थे और मर्दाना भी। दोनों पोर्शन अलग अलग थे। शोकेसेस में सिर्फ साड़ियाँ और जनाना राजस्थानी मलबूसात ही डिस्प्ले किए हुए थे। सिर्फ एक शोकेस में एक डिमी पर मर्दाना राजस्थानी लिबास डिस्प्ले किया हुआ था। उस दुकान में ज़्यादा गाहक जनाना मलबूसात वाले शोबे में थे और ज़ाहिर है ख़रीदार भी औरतें ही थी। दुर्गा मर्दाना मलबूसात वाले शोबे के काउंटर के सामने रुक गई। इस तरफ भी कुछ ग्राहक थे, लेकिन एक सेल्समैन फ़ौरन ही हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। इसकी साइज़ की कुछ शर्ट्स और पैंट दिखाओ। दुर्गा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं गड़बड़ा सा गया। सेल्समैन फ़ौरन ही इंची टेप से मेरी कमर और गर्दन नापने लगा और फिर उसने हमारे सामने पैंट और शर्टों का ढेर लगा दिया। दुर्गा ने अपनी पसंद से मेरे लिए 6 पैंट्स और 6 शर्ट्स मुंतखब की और मुझे ट्रायल रूम की तरफ धकेल दिया। इस तरफ से फारिग होकर दुर्गा ने ज़राना शोबे से सीता और कल्पना के लिए भी कुछ कपड़े खरीदे। उनमें ज़्यादातर साड़ियाँ और राजस्थानी लिबास थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम उस दुकान से बाहर निकले। दूसरी दुकानों से कुछ और चीज़ें भी खरीदी गई। जब हम शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले तो 8:30 बज रहे थे। तमाम सामान पिछली सीट पर डाल दिया गया। कार एक बार फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमने लगी और बिलाखिर दुर्गा ने कार रामबाग रोड पर वाक़िया आलीशान नामगढ़ पैलेस होटल की पार्किंग में रोक ली। बहुत शानदार होटल था और उसे गालिबन जैसलमेर का सबसे बड़ा होटल होने का एजाज़ भी हासिल था। 5 स्टार रिहायशी सहूलतों के अलावा यहाँ एक शानदार रेस्टोरेंट, बार रूम, क्लब और स्विमिंग पूल भी था। इस किस्म के होटलों में वही लोग आ सकते थे जिनकी जेबों में नोट मचलते थे। हम रेस्टोरेंट में आ गए। ये शाम का इब्तदाई मरहला था। लोग आना शुरू हो गए थे। ऐसे होटलों में असल रौनक तो 10-11 बजे के बाद देखने में आती है। इस वक्त भी बहरहाल लोगों की माकूल तादाद वहाँ मौजूद थी। हम एक मेज़ के करीब पहुँचे तो एक बावर्दी वेटर ने जल्दी से आगे बढ़कर हमारे लिए कुर्सियाँ खींच दी। बैठने के बाद दुर्गा ने कॉफ़ी का आर्डर दे दिया। सीता परेशान हो रही होगी, खासी देर हो गई हमें घर से निकले हुए। मैंने कहा कॉफ़ी पीकर चलते हैं। वैसे मैंने सीता को बता दिया था कि हमें देर हो जाएगी। दुर्गा ने जवाब दिया और फिर बातें करते करते वो चौंक गई। वो मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। एक दराज कामत आदमी खूनखार नज़रों से दुर्गा की तरफ देख रहा था। उसके साथ भी एक औरत थी और उसने भी दुर्गा की तरह नीली साड़ी पहन रखी थी। कौन है ये आदमी? मैंने दुर्गा से पूछा। कैलाश, दुर्गा ने जवाब दिया। मैं समझ गया वो दुर्गा का साबिक मंगेतर था। डर रही हो? मैंने दुर्गा के चेहरे पर नज़र जमा दी। डरे मेरी जूती, दुर्गा ने खालिस औरतों के अंदाज में कहा। यहाँ अगर इसने कोई बदतमीज़ी की तो इसे पछताना पड़ेगा। वेटर ने हमारे सामने कॉफ़ी सर्व कर दी। कॉफ़ी पीते हुए मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर इधर उधर देखा। कैलाश नज़र नहीं आया। तकरीबन आधे घंटे बाद हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मैंने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की। हम वसी और इस बरामदे से निकलकर पार्किंग की तरफ आ गए और फिर अचानक ही 2 आदमियों ने किसी तरफ से निकलकर हमारा रास्ता रोक लिया। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया और मैं बारी बारी उन दोनों के चेहरों को तकने लगा। वो दोनों सूरतों से ही छुटे हुए लग रहे थे। वो दोनों कद में बराबर ही थे, मगर 5.5 के ऊपर कोई नहीं था। एक ने जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। सर के बाल तेल में चिपड़े हुए थे और पीछे की तरफ बने हुए थे। मांग दरमियान में थी। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी मगर ऊपर को उठी हुई मूंछें बड़ी खौफनाक लग रही थीं। दाएं आंख के ऊपर तकरीबन 1 इंच लंबा जख्म का पुराना निशान भी था। उसके एक कान में सोने की बाली थी जो कान की लौ से चिपकी हुई थी। दूसरे ने बेल बॉटम किस्म की पतलून और मैरून कलर की ऊंची शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे और गले में सोने की चैन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मूंछें नहीं थी, अलबत्ता मुगल कट गोल छोटी दाढ़ी थी। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे जिन्हें काबू में रखने के लिए उसने इलास्टिक का 1 इंच चौड़ा बैंड लगा रखा था। आधा घंटा पहले दुर्गा ने रेस्टोरेंट में अपने साबिक मंगेतर कैलाश को देखा था। कैलाश को देखकर दुर्गा परेशान हो गई थी। उसका ख्याल था कि वो कोई बदतमीजी ज़रूर करेगा और मैंने भी अपने आप को किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने भी कैलाश को देखा था। वो नहायत महज़ब शक्ल सूरत का मालिक था और लिबास भी महज़बाना था। उसके साथ औरत भी खासी महज़ब लगती थी। रामगढ़ पैलेस जैसे 5 स्टार होटलों में ऐसे ही महज़ब लोगों की आमदोरफ्त अच्छी लगती है। दुर्गा अगरचे उसे देखकर परेशान हो गई थी, मगर न जाने मुझे ये यकीन क्यों था कि उस जगह कोई गड़बड़ नहीं करेगा।
वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था, उसे अपनी इज़्ज़त का भी ख़याल होगा, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे भी ज़िल्लत उठानी पड़े। मेरा ये ख़्याल तो दुरुस्त निकला था कि वो यहाँ ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसमें शुबा नहीं कि वो दुर्गा को बुरे अंजाम की धमकियाँ दे चुका था, लेकिन वो इस हकीकत से भी पूरी तरह वाकिफ़ था कि दुर्गा महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल है। बड़े लोगों की दास्ताओं को भी ऐसे माशरे में बड़ी इज़्ज़त हासिल होती है, उसका भी एहतराम होता है और उन्हें भी एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल होता है। ये तो मैं देख चुका हूँ कि जितनी देर हम रेस्टोरेंट में बैठे रहे, इस दौरान 3-4 आदमियों और औरतों ने दुर्गा को प्रणाम किया था। वो भी मुअज़्ज़ज़ीन ही थे। आगे पीछे खुद वो दुर्गा को तवाइफ समझकर गालियाँ देते होंगे, मगर उसके सामने तो वो लोग उसका एहतराम करने पर मजबूर थे। कैलाश खुद सामने नहीं आया था, मगर उसने 2 गुंडे भेज दिए थे और इन गुंडों का इंतज़ाम भी उसने शायद टेलीफोन के ज़रिए किया था। उन दोनों गुंडों को सामने देखकर दुर्गा की आंखों में वहशत सी भर गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। चंद रोज़ पहले मैं सीता की हवेली में 2 गुंडों से निमट सका था और मुझे कुछ आइडिया हो गया था कि ऐसे लोगों से किस तरह निमटना चाहिए। हमने उनसे बचकर आगे निकलने की कोशिश की। दुर्गा की गाड़ी पीछे खड़ी थी। हम 2 कारों के बीच से गुजर कर आगे निकल गए, लेकिन वो दोनों गुंडे भी इस तरफ आ गए और ऐन उस वक़्त हमारा रास्ता रोक लिया जब दुर्गा अपनी कार के करीब पहुँच चुकी थी। क्या गड़बड़ है दुर्गा देवी? दाढ़ी वाले ने दांत निकालते हुए कहा। उस बुड्ढे से जी भर गया जो इस लोंडे को साल लिए घूम रही हो। शट अप, दुर्गा ने उसे झाड़ दिया। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें कौन नहीं जानता दुर्गा जी, उस शख्स ने जवाब दिया। बहुत ऊंचे दर्जे की तवाइफ हो जो सिर्फ महाराणा धर्मेश सिंह के खूंटे से बंधी हुई है। चीज़ तो वाकई गज़ब की हो, इसलिए तो उस बूढ़े ने खुश होकर तुम्हें वो हवेली बख्शिश में दी है। अगर कोठी पर बैठती तो तुम्हारा जीवन अंत हो जाने पर भी इतनी दौलत जमा नहीं कर सकती थी। बकवास बंद करो, दुर्गा ने चीखते हुए उस पर हाथ उठा दिया। वो थप्पड़ मारना चाहती थी, मगर उस गुंडे ने उसका हाथ पकड़ लिया। ज़्यादा गुस्सा मत दिखाओ दुर्गा देवी, वो गुर्राया। एक बार हमारे साथ चली चलो। 14 तबक रोशन न कर दिए तो दुर्योधन का नाम बदल के रख देना। तुम ज़रूरत से ज़्यादा फैलते जा रहे हो, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। अपनी जगह पर खड़ा रह लौंडे, मूंछों वाले ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचने समझने से पहले उसके पेट में ज़ोरदार घौंसा रसीद कर दिया। इसे तवक्का नहीं थी। मैं समझ गया था कि इस किस्म की लड़ाई में पहल कर देनी चाहिए। वो गुंडा कराता हुआ दोहरा हुआ तो मैंने घुटने से एक और ज़रब लगाई। मैंने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए दोनों हाथ से इसकी मूंछें पकड़ ली और नीचे झुकता चला गया। इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली। मैंने पुश्त के बल ज़मीन पर टिक कर इसे पैरों की मदद से ऊपर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ धब की आवाज़ से पुश्त के बल गिरा। मैं तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया और उसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर ठोकरें बरसाना शुरू कर दी। दूसरा गुंडा शायद इस गैर मुतवक्के सूरत हाल पर कंफ्यूज हो गया था। वो अब भी दुर्गा का हाथ पकड़े हैरत ज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। दुर्गा ने इसकी कन्फ्यूजन से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पहले उसने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ परस गुंडे के मुंह पर मारा और फिर अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसकी कलाई पर दांत गाड़ दी। वो गुंडा बिलबिला उठा। उसने दुर्गा का हाथ छोड़ दिया और एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाकर दुर्गा पर पल पड़ा। इस पर शायद जुनून तारी हो गया था। उसने दुर्गा की साड़ी खींच दी और उसके ब्लाउज पर हाथ डालकर जोर से अपनी तरफ खींचा। दुर्गा ने एक बार फिर उसकी कलाई पर दांत गाड़ दी। दुर्गा का ब्लाउज तो उसके हाथ से छूट गया, लेकिन इस मर्तबा उस गुंडे ने दुर्गा के बाल पकड़ लिए और जोर जोर से झटके देने लगा। मैं मूंछों वाले से भिड़ा हुआ था, लेकिन इस दौरान मुझे दुर्गा की मदद करने का मौका मिल गया। मैंने पैर की एक जोरदार ठोकर दाढ़ी वाले की पिंडली पर मारी। हड्डी पर चोट पड़ने से वो बिलबिला उठा और एक टांग पर नाच कर रह गया। उसने दुर्गा के बाल छोड़ दी। मूंछों वाले गुंडे को इस दौरान संभलने का मौका मिल गया था। इसने मुझे गिरफ्त में ले लिया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो मेरी पोजीशन कुछ और नाजुक हो गई। मूंछों वाले ने मुझे कुछ इस तरह गिरफ्त में लिया था। मेरा सर नीचे था और टांगे ऊपर थी। उसने मेरी कमर को बाहों के शिकंजे में जकड़ रखा था। मेरा सर ज़मीन से तकरीबन 8 इंच ऊपर था और यूँ लग रहा था जैसे जिस्म का सारा खून दिमाग में जमा हो रहा हो। उस गुंडे ने मुझे किसी कदर ऊपर उठाकर नीचे की तरफ झटका दिया। मेरा सर पुख्ता फर्श से टकराया। मेरा दिमाग झंझना उठा। आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी। गुंडे ने एक बार फिर मुझे ऊपर उठाया और दोबारा मेरा सर फर्श से टकराना चाहता था, लेकिन इस मर्तबा मैंने इसे मौका नहीं दिया और दोनों पैर उसकी गर्दन में लपेट दिए। वो गर्दन छुड़ाने के लिए जोर से जोर लगाने लगा और सर को झटके मारने लगा। मैंने टांगों को जोरदार झटका दिया। वो गुंडा पहलू के बल गिरा। मैंने अपनी टांगें इसकी गर्दन से अलग की और उठकर इसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद की। वो बिलबिला उठा। मैं दूसरे गुंडे की तरफ मुतवज्जा हो गया जो दुर्गा को रुकेद रहा था। मैंने इसकी खोपड़ी पर ठोकर रसीद कर दी। इस दौरान मूंछों वाला गुंडा भी उठ गया था। मैं तेज़ी से उस पर पल पड़ा। मैं दुर्गा के सामने किसी कमज़ोरी का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था। वो जानती थी कि मैं कौन हूँ। जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के लिए मेरा नाम दहशत की अलामत बन गया था।
मेरी गिरफ्तारी पर करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर किए गए थे और कई साजिशी मंसूबे अमल में लाए गए थे। मैं किसी के हाथ नहीं लगा था और यहाँ दो गुंडों के दरमियान अपने आप को कमज़ोर साबित करके अपने नाम की तौहीन नहीं कराना चाहता था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।